बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें इचरा तहरीक कत्ल केस का ड्रोना ड्रॉप सीन। ममता की आड़ में छुपा खौफनाक चेहरा सामने आ गया। माँ ही 3 बच्चों की कातिल निकली, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून ने मनसूबाबंदी की, 3 रोज कबल छुरी खरीदी। खातून मेडिकल के बहाने घर से निकली और शोहर को फोन किया। वाक़या के बाद खुद को बेकसूर जाहिर करने के लिए ड्रामा रचाया। सास और शोहर पर संगीन इल्जामात लगाए, अपने ही हाथ मासूमों के खून से रंग डाले। मेडिकल का बहाना और 3 जनाजे, कातिल माँ की प्लानिंग ने सबको दहला दिया। इचरा तहरीक कत्ल केस का ड्रॉप सीन हो गया। ममता की आड़ में छुपा खौफनाक चेहरा सामने आ गया। माँ ही 3 बच्चों की कातिल निकली, एतराफ़ जुर्म कर लिया। खातून ने मनसूबाबंदी की, 3 रोज कबल छुरी खरीदी। खातून मेडिकल के बहाने घर से निकली और शौहर को फोन किया। वाक़े के बाद खुद को बेकसूर जाहिर करने के लिए ड्रामा रचाया। एक तो उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाया जाता था और दूसरा वो शादी से खुश नहीं थी, वो इससे निकलना चाहती थी। फिर उस पर माजी में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ये बच्चे उसके नहीं हैं, तो जो सोफार जो हमारी तफ्तीश है ऐसी बात नहीं थी। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी बिना पर उसने बाकायदा प्लान किया और उसने प्लान करके पहले इसको 3 दिन पहले इसने इसके लिए ख़ास तौर पर एक चाकू ख़रीदा और फिर उसने ये सारा काम सरंजाम दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिमा को हिरासत में लिया गया। फॉरेंसिक टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुल्जिमा ने इब्तदाई तफ्तीश में घरेलू नाचाकी का एतराफ़ किया। जो एक्सपीरियंस था और जो क्राइम सीन बोल रहा था उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें, जो उसकी स्टेटमेंट है शौहर की, जो बीवी की कोरोबोरेट नहीं कर रही थी। कैमरा वाली टीमों ने कैमरे देखे, जो टाइम वो बता रहे थे इतने बजे आए इतने बजे गए, वो सारी चीज़ों में तजाद था। वो चीज़ें ऐसी थी कि जिसके ऊपर फिर ये सारी जॉइंटली जब टीम्स बैठी, सवाल जवाब हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर एक एक चीज़ क्राइम सीन की, क्या कहाँ पड़ा था, कैसे हुआ, वो सब इन लोगों ने, जो हमारी टीम्स थी, उन्होंने मिलकर निकाला है इसको। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर मजीद आनी है। अभी तक का तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि एक ऐसा वाक़या था कि हर शख्स, हर जिसके बच्चे हैं वो भी, और इस मुल्क का हर शहरी मेरे ख्याल से इस वाक़े से परेशान हुआ। तो वो हमारा बताना फ़र्ज था कि उस पर केस ट्रेस हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आएंगी, मजीद कोई हकाइक आते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आते हैं। पुलिस के मुताबिक सास और शौहर पर संगीन इल्जामात लगाए, अपने ही हाथ मासूमों के खून से रंग लिए। कातिल माँ की प्लानिंग ने सबको दहला दिया। खातून ने एतराफ़ जुर्म में कहा कि बच्चों को मारने से पहले अपने आप को मारने का मंसूबा बनाया। सोचा अगर मैं मर गई तो बच्चों को उनका वालिद घर से निकाल देगा। खावंद लोगों से नाजायज ताल्लुकात के लिए मजबूर करता था। अनारकली फूड स्ट्रीट में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी, तवानाई बहरान के बावजूद अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। रेस्टोरेंट्स और बेकरियां मुकर्रर वक्त के बाद भी खुली रहीं। शहरियों की बड़ी तादाद रात गए तक फूड पॉइंट्स पर मौजूद है। कारोबारी मराकज़ में सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। हुकूमत पंजाब की जानिब से कफ़ायश जारी और तवानाई बचाओ की मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें रात 10 बजे जो हैं वो तमाम जो दुकानदार हैं बड़े छोटे, उनको बंद करने के अहकामात जारी किए गए और उसके बावजूद जो है इस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। और यह इससे महसूस होता है जैसे इंतज़ामिया जो है वो अहकामात को हवा में उड़ा दिए। जहाँ पर दुकानदारों ने हुकूमत पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ाया, वहीं पर इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी वाज़ेह सवालिया निशान देखने में नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त अनारकली, पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट पे मौजूद हूँ और यहाँ पर रश देखकर ऐसे महसूस होता है जैसे किसी किस्म का जो है वो अहकामात जारी नहीं किए गए और यहाँ पर मामूल के मुताबिक काम जारी है। और ये जो है वो इंतज़ामिया की कारकर्दगी के ऊपर वाज़ेह सवाल है कि जहाँ पर छोटे दुकानदारों को बंद करवाया जा रहा है, वहीं पर बड़े दुकानदार जो हैं वो खुलेआम बैठे कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। और अनारकली बाज़ार में जो रौनक है, इससे वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इस वजह से जो छोटे दुकानदार हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जो अहकामात जारी किए गए हैं पूरे लाहौर में, उस अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए जहां पर बड़े रेस्टोरेंट हैं वहीं पर छोटे दुकानदारों को बंद करवाया। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका।
अब यहाँ पर बात करेंगे गुलबर्ग बिग सिटी टावर की 12वीं मंजिल में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आग को महदूद कर लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से ये बताया जा रहा है। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का जाए हादसा का दौरा। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर को मुतल्लिका अफसरान की बरी प्लाजा में आग बुझाने का इंतजाम मौजूद नहीं था। प्लाजा इंतजामिया को नोटिस भी जारी किया गया था। आपको बता रहे हैं गुलबर्ग बिग सिटी टावर की 12वीं मंजिल में आतिशज़दी का वाक़या पेश आया है। इस पर मजीद बात करेंगे वकास अहमद से। जी वकास, बताएगा आग को महदूद कर लिया गया है, मौजूदा क्या सूरत हाल है? देखिए, ये भी सूरत हाल ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का जो अमल है वो भी अपने आखिरी मराहिल में है। और पुलिस राय से भी ये पता चला है कि ये जो बिल्डिंग थी जहाँ पर ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, ये बैंक ऑफ पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल थी। बैंक ऑफ पंजाब के ऑफिस के कुछ लोग जो थे वो जब ये हादसा पेश आया था यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद अफराद को जब आग की इत्तला मिली थी तो वहाँ पे सेफली जो है वो प्लाजा से निकलवाया है। डॉक्टर रिजवान नसीर सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी इस ऑपरेशन की जो है वो सुपरविजन भी की और कुछ ज़रूरी हदायत भी दी। उनका यही कहना था कि चैलेंज एक था कि क्योंकि आग एक हाई राइज बिल्डिंग में थी, फिर ये थी कि एक अहम स्पॉट पे है तो इसको ना सिर्फ महदूद किया जाए इसी फ्लोर तक बल्कि जितना जल्दी हो सकता है इस ऑपरेशन को मुकम्मल भी किया जाए। तकरीबन 3.5-4 घंटे लगे हैं इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में और खुशकिस्मती ये है कि इस हादसे में सिर्फ 2 लोग जो हैं वो मामूले सफोकेशन की वजह से उनकी तबीयत हल्की सी ख़राब हुई थी जब रेस्क्यू ने उनको तिब्बी इमदाद दी। एक जो शख्स था वो बेसमेंट में था और एक जो नौजवान था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। इस हादसे में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, किसी की जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ और ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जो माली नुकसान है उसका तखमीना जो है वो डेफिनेटली जब बिल्डिंग का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो है जब लोग वहाँ पे जाएंगे तो तभी लगाया जा सकेगा। अभी किसी गैर मुतल्लिका शख्स को बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी बिल्कुल, कूलिंग का अमल जारी है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सोलर सिस्टम पर कनेक्शन लेने का तरीकाकार तब्दील। सार्फिन को ऑनलाइन पोर्टल पर दरख्वास्त जमा करवाना होगी। 70 किलोवाट तक सिस्टम की मंजूरी एक्सियन देगा। 70 से 499 किलोवाट तक मंजूरी मुतल्लिका सुप्रीडेंट इंजीनियर की अथॉरिटी होगी। 1000 किलोवाट तक प्लानिंग डिपार्टमेंट से मंजूरी ली जाएगी। विफाकी हुकूमत के नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम पर कनेक्शन लेने का तरीकेकार तब्दील कर दिया गया। प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन को कनेक्शन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर दरखास्त जमा करवाना होगी। ऑनलाइन दरखास्त जमा करवाने पर लोड मंजूर करने वाली मिजाज अथॉरिटी के पास जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक 1 से लेकर 70 किलोवाट तक सिस्टम लगवाने वालों की मंजूरी मुतल्लिका एक्सियन देगा, जबकि 70 से लेकर 499 किलोवाट तक मुतल्लिका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सोलर सिस्टम की मंजूरी देगा। इसी तरह 500 से लेकर 1000 किलोवाट तक प्लानिंग डिपार्टमेंट से मंजूरी ली जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल पर आने वाली दरखास्त मंजूर करके मिजाज अथॉरिटी नेपरा को भिजवा देगी। की जानिब से लाइसेंस मिलने पर सार्फिन को सोलर सिस्टम पर कनेक्शन दिया जाएगा। नेट बिलिंग प्रोजेक्ट के तहत कनेक्शन के लिए शोबा मेराज के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का शॉर्टफॉल 682 मेगावाट हो गया। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फीडर्स पर 2-2 घंटे बिजली की बंदिश। रात के औकात में लोड मैनेजमेंट में नुमाया कमी हुई। शाम 5 था रात 12 बजे बिजली की तलब 3787 मेगावाट, जबकि फराहमी 3053 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। शहरियों को रिलीफ मिल गया। पीक आवर्स में लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो गया। शहर में 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया गया। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फीडर्स पर 2-2 घंटे बिजली की बंदिश होगी। लेस्को सिस्टम पर बिजली की सप्लाई बढ़ गई। कोटा बढ़ने पर लेस्को में रात के औकात में लोड मैनेजमेंट में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। शाम 5 बजे से रात 12 बजे बिजली की औसत तलब 3787 मेगावाट है, जबकि फराहमी 3053 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। इसी दौरान में शॉर्टफॉल 682 मेगावाट रहा। रात 12 बजे तक सुबह 5 बजे तलब 3510 मेगावाट है, जबकि फराहमी 2824 मेगावाट रही। इस दौरान शॉर्टफॉल कम होकर 607 मेगावाट रहा। इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल फीडर्स पर लोड मैनेजमेंट नहीं की गई। वाज़ेह रही कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से 3000 मेगावाट तक कोटा मिलने पर शहर में 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया गया, जबकि बिजली चोरी वाले इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। तीसरा मौसमी गर्मा शुरू हो गया। टीचिंग अस्पतालों के लिए खरीदे एयर कंडीशनर ना लग सके। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 3800 एसी खरीदे। 1,57 करोड़ खर्च किए गए। अस्पतालों में भिजवाए गए 450 एसी ताहाल नस्ब नहीं हुए। 700 एयर कंडीशनर्स तनसीब के मुंतजिर हैं।
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में अंधेर नगरी चौपट राज। तीसरा मौसमी गर्मा शुरू हो गया। टीचिंग अस्पतालों के लिए खरीदे गए सैकड़ों एयर कंडीशनर न लग सके। मजमूई तौर पर 700 एयर कंडीशनर्स तनसीब के मुंतजर है। खमियाजा टीचिंग अस्पतालों में मरीज और तिब्बी अमला भुगतने पर मजबूर है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जून 2024 में 2302 टन और 1504 टन के एयर कंडीशनर खरीदे। एयर कंडीशनर की खरीदारी पर 1 अरब 57 करोड़ रुपए खर्च किए गए। टीचिंग अस्पतालों में भिजवाए गए 450 एयर कंडीशनर ताहाल नस्ब नहीं हुए और डब्बों में बंद पड़े हैं। 225 एयर कंडीशनर्स अभी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के वेयर हाउस में पड़े हैं। जराये के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एयर कंडीशनर्स की खरीदारी के बाद उनकी तनसीब के लिए अस्पतालों को फंड्स ही फराहम नहीं किए, जिसकी वजह से 700 एयर कंडीशनर्स ताहाल नस्ब नहीं किए जा सके। मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी। महकमा एक्साइज ने 32 करोड़ की सब्सिडी दे दी। अब तक 1,05,000 बाइकर्स को सहूलत मिल गई। सब्सिडी के बाद मोटरसाइकिल ट्रांसफर में 150% इजाफा हुआ। रोजाना 3,000 से 8,000 शहरियों ने मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवाए हैं। मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी। महकमा एक्साइज ने अब तक 32 करोड़ रुपए सब्सिडी कीमत में बाइकर्स को दे दिए। 6 अप्रैल से लेकर अब तक 1,05,000 से ज्यादा बाइकर्स को सहूलत दी गई। 1,05,000 से ज्यादा बाइकर्स ने 2900 रुपए सहूलत से इस्तेफादा किया। निजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि सब्सिडी के बाद मोटरसाइकिल ट्रांसफर में 150% इजाफा हुआ। औसतन रोजाना 3,000 से 8,000 के करीब शहरियों ने मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवाई। 85,000 कमर्शियल गाड़ियों का डाटा भी सब्सिडी के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। टोकन टैक्स, रूट परमिट और दीगर कवायद वाली कमर्शियल गाड़ी मालिकान का डाटा विफाक को भिजवाया गया। डीजी एक्साइज ने बताया कि मरियम को बताओ ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए बाइकर्स की एक्साइज से तस्दीक की गई। शहरी 5 मई तक मोटरसाइकिल की ट्रांसफर पर दी गई सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। मुतवक्की तौर पर 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी बाइक ट्रांसफर शहरी हासिल करेंगे। ओवरसीज कमीशन के समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़े फैसले। मसाइल के हल के लिए हर जिला में अलग अदालतें कायम करने का फैसला। तमाम एयरपोर्ट्स पर खसूसी डेस्क भी कायम किए जाएंगे। इब्तदाई मरहले में लाहौर, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर डेस्क कायम किए जाएंगे। हर जिला में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए अलग अदालतें कायम की जाएंगी। सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के केसेस की समाअत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन ने समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़े फैसले करते हुए खसूसी अदालतों के क्याम और एयरपोर्ट्स पर फैसिलिटेशन डेस्क बनाने का ऐलान कर दिया। इब्तदाई मरहले में लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट शामिल होंगे। डेस्कों पर इमिग्रेशन, कस्टम्स और दीगर अमूर से मुतालिक मसाइल के फौरी हल के लिए अमला तैनात किया जाएगा। 24 घंटे रहनुमाई फराहम की जाएगी। हुकाम का मुताबिक इस इकदाम का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानी को फौरी और मौसर इंसाफ की फहमी को यकीनी बनाना है, जबकि मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए अदालती निज़ाम को मजीद तेज और मौसर बनाया जाएगा। असातिज़ा और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली निकाली। हकीका पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए टाउन हॉल से सिविल सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब में रहमान अली बाजवा और अकरम सियाल का कहना था कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, 17 रूल्स बहाल करने के साथ बजट में महंगाई के तनासब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। माजी की तमाम रवायात की धज्जियाँ उड़ाई गई पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि जो भी रिलीफ वफाक में मिलता था वो सूबों को रिलीफ दिया जाता था, मगर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाक में दिया गया, पंजाब के अंदर नहीं दिया। इसके साथ साथ हमारे जो दीगर इश्यूज़ हैं, पेंशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की जा रही है। मुतालबात में पहले तो पेंशन रिफॉर्म्स हैं, फिर 17 रूल की बहाली है, इसके अलावा जो एमफिल और पीडी स्कॉलर्स की प्रमोशन है और इसके साथ स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन है और 2 कैडर फार्मूला भी इसमें शामिल है। तो मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी महकमों में 31,000 असामियाँ खत्म करने के फैसले को फिलफौर वापस लेने के साथ नई भर्तियां भी की जाएं। हमारा जो 40 साल हम खिदमत करते हैं तो हमारी पेंशन पे इन्होंने कट लगा दिया जो कि नामंजूर है। हमारे फेडरल गवर्नमेंट में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी है, पंजाब गवर्नमेंट ने हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। हकीका पंजाब ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। कैमरामैन टीपू मनीर और जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। यूहाना आबाद के इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर होने लगे। मजीद बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल।
جی بالکل، شہر بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت یوحنا آباد میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی ہر ایک گھنٹے کے بعد جو بجلی ہے وہ جا رہی ہے اور تقریباً 12 گھنٹے تک کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس علاقے میں کی جا رہی ہے۔ ہر ایک گھنٹے بعد جانے والی بجلی سے نہ صرف علاقہ مکین پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، بلکہ جو نویں جماعت کا پیپر دینے والے طالب علم ہیں انہیں بھی پیپر کی تیاری کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے آپ، بجلی کی کیا صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی؟ بجلی جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ آتی ہے اور 1 گھنٹہ چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں، کیونکہ 9th کلاس کے پیپر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 1 گھنٹہ بچہ پڑھے گا اور 1 گھنٹہ کیا کرے گا؟ ان بجلی کی وجہ، پریشانی کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ بچوں کو صحیح ٹائم نہیں مل رہا سٹڈی کے لیے۔ تو گزارش ہے کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اسے کم کیا جائے۔ ہاں جی بالکل، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث نویں جماعت کا پیپر دینے والے جو طلباء ہیں وہ بڑے ہی پریشان ہیں اور انہیں پیپر کی تیاری کے لیے جو وقت ہے وہ نہیں مل رہا۔ گرمی کا موسم ہے، مچھروں جی رومیل، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب میٹکمبری روڈ پر واقع گلستان چوک کا ٹریفک سگنل عرصہ دراز سے خراب سگنل پر وارڈن کے عدم موجود کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی ہے۔ مزید بات کریں گے عادیہ نا سے۔ جی عادیہ۔ شہر میں ٹریفک مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ شہر کی جو اہم شاہراہیں ہیں ان پر لگے ہوئے سگنل خراب ہیں۔ موجود ہیں اس وقت منٹ گمری روڈ پر، جہاں گلستان چوک پر واقع جو سگنل ہے وہ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے اور اس کی خرابی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں مسائل کا سامنا ہے۔ گاڑیاں غلط سم سے آنا جانا معمول بن چکا ہے اور یہ خاصا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ چاروں سم سے گاڑیاں جاتی ہیں جو کہ مشکل کی وجہ بنتی ہیں۔ ذرا میرے کیمرامین اگر آپ کو دکھائیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ سے ٹریفک آتی ہے، دوسری سائیڈ سے آ رہی ہے، تیسری سائیڈ سے آ رہی ہے، چاروں سائیڈ سے جس کا جہاں سے دل چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے گاڑیاں جو ہے وہ گھما رہا ہے۔ البتہ سچویشن اس وقت تھوڑی سی انڈر کنٹرول ہوتی ہے جب ٹریفک وارڈنز موجود ہوتے ہیں۔ عدم موجودگی میں یہی مسائل ہوتے ہیں جو کہ حادثات کی وجہ بنتے ہیں۔ ذرا شہریوں سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا، جب ٹریفک سگنل بند ہوتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم خود ڈرائیور ادھر آتے ہیں تو جدھر بھی اشارے بند ہوتے ہیں ادھر ٹریفک جام ہوتی ہے۔ تو یہ حکومت کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی جدھر یہ اشارے جدھر خراب ہیں اس کو صحیح کرے جلدی، اور باہر ملکوں میں جائیں ادھر سارے جو ہے نا جدید اشارے لگے ہوئے ہیں اور ادھر وہی پرانے اشارے چلتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ باہر ممالک میں بین الاقوامی سطح پر سگنل سسٹم جو ہے وہ جدید ہو چکا ہے، جبکہ جی ٹھیک ہے عادیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پیکو روڈ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، موٹر سائیکل سوار ون وے گزرنے لگے۔ شہری شارٹ کٹ کے چکر میں سڑکوں پر ون وے کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں۔ مزید کیا اپڈیٹس ہیں جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق۔ شہر کی دیگر شاہراہوں کی طرح پیکو روڈ پر بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جس سٹاپ کے اوپر میں موجود ہوں، پنڈی سٹاپ کا یہ ایریا ہے، یہاں پر مولانا شوکت علی روڈ سے پیکو روڈ کی طرف جو آنے والی ٹریفک ہے بذریعہ پنڈی سٹاپ یو ٹرن یہاں سے سڑک کے دوسرے جانب جاتی ہے۔ اسی طرح میرے لیفٹ سائڈ پہ مادر ملت روڈ ہے، یہاں سے شہری جو ہیں وہ ون وے آتے ہوئے پیکو روڈ کی طرف جاتے ہیں۔ شارٹ کٹ کے چکر میں نہ صرف وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ دوسروں کی جانوں کو بھی یہاں پر خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسے میں حادثات کا خطرہ جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔ ایسے میں جو قانون کی عملداری یقینی بنانے والی انتظامیہ ہے وہ شام کو جیسے ہی ڈیوٹیز اوور ہوتی ہیں، ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو یہاں پر جو وائلیشنز کا سلسلہ ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں جو حادثات ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ معمول بن چکے ہیں۔ ایسے میں جن کی یہ ڈیلی کی گزرگاہ ہے ان شہریوں کی جی آفاق نذیر، بہت شکریہ آپ کا۔ اچرا کے علاقے میں ماں کے ہاتھوں 3 بچوں کا قتل۔ اچرا پولیس نے قتل کا مقدمہ والدہ کے خلاف درج کر لیا ہے۔ مقدمہ ایس ایچ او اچرا آصف جاوید کی مودیت میں درج کیا گیا ہے۔ بیوی نے خاوند سے اختلافات کی وجہ سے بچوں کو قتل کیا۔ اچرا کے علاقے میں ماں کے ہاتھوں 3 بچوں کا قتل، اس حوالے سے مزید بات کریں گے وقاص احمد سے۔ جی وقاص، بتائے گا قتل کا مقدمہ والدہ کے خلاف درج کر لیا گیا ہے، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، آج اچرا میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کا مقدمہ پولیس نے اپنی مدعیت میں درج کیا ہے اور ایس ایچ او اچرا آصف جاوید کی مدعیت میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ بچوں کی والدہ کے خلاف درج کیا گیا ہے اور ایف آئی آر کے متن کے مطابق والدہ کے اپنے خاوند سے اختلافات تھے جن کی بنا پر اس نے بچوں کو چھری سے قتل کیا اور پولیس نے نہ صرف اس کو گرفتار کیا بلکہ اس سے اعلیٰ قتل بھی برآمد کر دیا گیا اور اس سے تحقیقات بھی جاری ہیں۔ آج ڈی آئی جی آپریشن اور انویسٹیگیشن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے بھی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں اور
یہ بھی جائزہ لیا جائے گا کہ خاتون کا جو فعل تھا کیا وہ انفرادی تھا یا پھر اس کو کسی اور کی بھی حمایت حاصل تھی. جی بالکل، اختلافات کی وجہ سے بچوں کو قتل کیا گیا. وقاص بہت شکریہ آپ کا. شہر میں ہونے والے جرائم پر مبنی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل لاہور کی بڑی کارروائی شیخ زاید اسپتال میں جعلی بلز کی مدد سے ہونے والی 36.2 ملین روپے کی کرپشن کو بے نقاب کر دیا. ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل ایف آئی اے لاہور سید اسد مظفر نے کہا کہ تحقیقات میں متعدد ڈاکٹرز بھی شامل پائے گئے ہیں. گریڈ 19 سے لے کے ڈاؤن ورڈ تمام آفیسرز ہیں جو باقاعدہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہیں اور اس کے بل پریپریشن میں بھی. اور زیادہ اس کی گریوٹی اس وجہ سے ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اس کی جتنے پیسے بھی اس میں انوالو ہیں یہ پبلک کے پیسے ہیں جو پبلک ہیلتھ پر استعمال ہونے تھے جن کو خورد برد کیا گیا اور وہ بھی ڈاکٹرز کے نام پہ کہ جی وہ وزٹ کر رہے ہیں اور وزٹ کر کے انہوں نے اپنی ڈیوٹیز ڈسچارج کی ہیں فار دا ہیلتھ آف دا جنرل پبلک، جبکہ ایسا نہیں تھا. پنجاب اسمبلی اجلاس میں سونا چوری ہونے کے معاملے پر اپوزیشن اور حکومتی رکن میں گرما گرمی. وزیر معدنیات پنجاب شیر علی گورچانی کا سونا چوری ثابت ہونے پر مستعفی ہونے کا اعلان. پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت ہوا. اجلاس کے آغاز پر نائب صوبیدار عاصم کیانی کی شہادت، رکن اسمبلی نواز بھروانہ کے بھائی اور ایم پی اے حمیدہ وحید الدین کی والدہ کے انتقال پر اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. حکومتی رکن علی حیدر نور نیازی نے میاں والی میں ایکسیلیٹرز کے ذریعے سونا چوری اور پولیس افسران کی کرپشن میں ملوث ہونے کا انکشاف کر دیا. صوبائی وزیر معدنیات شیر علی گورچانی نے اعلان کرتے ہوئے کہا مریم نواز کے دور میں سونا چوری پر ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہوا. اگر ایسا ہوا تو پھر عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا. 63 ایف آئی آر بھی مریم نواز شریف کے حکم پہ درج ہوئی ہیں، ان کے حکم پہ درج نہیں ہوئی. یہ اپنے دور کی مجھے ایک ایف آئی آر دکھا دیں، ایک سنگل ایف آئی آر کہ انہوں نے اس چوری کے اوپر روکنے کے لیے جو یہ غریب عوام کا پیسہ ہے، یہ پلیسر گولڈ جو ہے یہ اس صوبے کی عوام کی ملکیت ہے. اپوزیشن رکن رانا شہباز نے گندم خریداری پالیسی پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان اور رانا محمد ارشد نے حکومتی اقدامات کا دفاع کیا. سی ایم صاحبہ نے خاص طور پہ ان کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو ذمہ دار ہے اس کو 3500 روپے فی من گندم کی قیمت ملنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جس طرح یہ بھائی بات کر رہے ہیں ہمارے معزز ممبران کہ سستی لے کے آڑتی پھر آگے ہمارے سینٹرز پہ وہ 3500 روپے کی آ کے بیچیں. حکومتی رکن امجد علی جاوید نے گڈز ٹرانسپورٹ قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کی نشاندہی کی. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے اعتراف کیا کہ گنے اور توڑی سے بھرے ٹرکوں کو روکنے کے لیے موجودہ قانون ناکافی ہے. حکومت نیا موٹر وہیکل ایکٹ لا رہی ہے. ہمارے پاس جو اگین موٹر وہیکل آرڈیننس موجود تھا جس کے اندر ہم نے گاڑیوں کی اسپیسیفکیشن اور ویٹس ایکسل وائز اس میں ڈیفائن کیے ہوئے تھے، وہی ہم نے دیا تھا فیڈرل کو اور فیڈرل نے اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہا. اب ہم اس کے اندر صرف ایک جو باڈی بنتی ہے جو اس کی ایگزیکٹ لینتھ ویڈتھ بریڈتھ ہائٹ جو ہے ہم اس کی اسپیسیفکیشن کے اوپر اب جانا چاہ رہے ہیں. وہ آلریڈی انڈر ڈسکشن ہے، بہت جلد اس کو ہم اسمبلی میں ڈسکشن کے لے کے آئیں گے. اپوزیشن رکن ذوالفقار علی بھٹی کی جانب سے کورم کی نشاندہی کے بعد حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام رہی. ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس سوموار کی سپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرامین رانا آذر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. پنجاب میں زرعی معاشی خوشحالی کا شاندار منصوبہ. اپنی زمین، اپنی محنت، اپنی فصل، اپنا روزگار. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت ہر کامیاب امیدوار کو 25 سے 40 لاکھ مالیت کے ذریعے اراضی کاشت کے لیے ملے گی. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اور بتایا کہ کامیاب امیدواروں کو فی ایکڑ 50,000 سے 2.5 لاکھ روپے تک آباد کاری ون ٹائم گرانٹ دی جائے گی. ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کا داتا دربار توسیع منصوبے، بھاٹی چوک انڈر پاس اور ریلوے اسٹیشن منصوبوں کا دورہ. تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق نے داتا دربار توسیع منصوبے اور بھاٹی چوک انڈر پاس کا دورہ کیا اور زیر تعمیر منصوبوں کی پروگریس کا جائزہ لیا گیا. چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی. پلاسٹک فری پنجاب مہم کے حوالے سے اچرا میں میڈیا بریفنگ کا انعقاد کیا گیا. مہم کے تحت مارکیٹوں کو پلاسٹک بیگ سے پاک بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے.
इचरा में प्लास्टिक फ्री पंजाब मुहिम के हवाले से दुकानदारों और शहरियों को आगाह किया गया। प्लास्टिक फ्री पंजाब मुहिम के तहत दुकानदारों और शहरियों में आगाही बढ़ाने पर जोर दिया गया। कमल लियाकत ने कहा, अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर हम मार्केटों को सस्ते प्लास्टिक बैग से पाक बनाएंगे। पूरे पंजाब में अभी तक 4 लाख किलो से जायद प्लास्टिक, जो नाकिस क्वालिटी प्लास्टिक था, जो हल्का प्लास्टिक था, वो अभी तक अपने कब्जे में ले चुके हैं और 1.5 करोड़ से जायद जो है वो फाइन हो चुके हैं। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने कहा कि कोशिश है पंजाब को प्लास्टिक फ्री और माहौल के लिहाज से बेहतर बनाया जाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ताजर बरादरी इस तरह हमारे साथ शाना बशाना चलेगी कि हमें एनफोर्समेंट करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी और हर दुकान के ऊपर एक अहदनामा जो है वो लगा होगा और EPA इंशाल्लाह ताला उसको कंप्लायंस का सर्टिफिकेट दे रहा होगा। दुकानदारों ने ओहदेदारों के साथ मुकम्मल ताउन का वादा किया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। आवारी होटल में अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड लाहौर की सालाना कॉन्फ्रेंस। अंजुमन ताजरान में मुंतखब ओहदेदारान में नोटिफिकेशन जारी किए गए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने बतौर मेहमान ख़ासूस शिरकत की। अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड लाहौर की सालाना कॉन्फ्रेंस में अंजुमन ताजरान के मुंतखब ओहदेदारान में नोटिफिकेशन जारी किए गए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का आज पूरी दुनिया में नाम लिया जा रहा है। इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि जो ना कभी किसी ने देखे ना कभी सुने, उसके बावजूद जिस तरह का डेवलपमेंट पैकेज आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अगर किसी ने देखी हैं तो ज़रूर हाथ खड़ा करे, मैं नंबर ले लूँगा, मैं कल उनके साथ बैठ जाऊँगा। मैंने तो नहीं देखे इस तरह के जो परफॉर्मेंस है, इस तरह की लोगों को रिलीफ पैकेजेस जो हैं, जो चैलेंजेस हैं वो देखे की तरह। कॉन्फ्रेंस में SM तनवीर ने ताजिर बरादरी के मसाइल को हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। ये जितने भी टैक्सेस हैं सर, ये सब खत्म होने जा रहे हैं। इस वक्त हम तो जंग लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमें 10 साल पॉलिसी चाहिए है। अगर आप नहीं देंगे तो कारोबार नहीं चलेगा। जितनी मार पड़ गई पिछले 3 साल में, फैक्ट्रियां तो कोई नहीं लगाएगा। हाजी मकसूद भट्ट ने ताजिर बरादरी के साथ शाना बशाना खड़े होने का अज़्म किया। हम हर फोरम पे यही आवाज़ उठाते हैं कि हमारे जो रिटेल के भाई हैं, जिनका कारोबार जो है रात को देर तक चलता है, कम अज़ कम उन्हें 10 बजे तक वक्त दिया जाए। कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली अफजल, हाजी राहत, सरफराज खान लोधी, नासिर नसरुल्लाह, बाऊ एहसान, मोहम्मद सलीम इकबाल, राना तारिक, मलिक लियाकत शरीक हुए। कामरान कुरैशी, अफजल आवान, शेख अली रजा समेत ताजिर बरादरी ने शिरकत की। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। डिजिटल पाकिस्तान सेमिनार में शरीक तालिबात ने डिजिटल मीडिया के मुस्बत और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर आगाही हासिल की। मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। गवर्नमेंट एसोसिएट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन गुलशन रावी में डिजिटल पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया। तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और डिजिटल मीडिया के मुस्बत और जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर आगाही हासिल की। तकरीब की मेहमान खुसूसी चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की अहलिया मिसेस फरहद मशहूद थी, जबकि प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया इमरान, किंजा सईद, सादिया इकबाल, डिजिटल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट सैयद बदर सईद और क्लाइमेट एक्टिविस्ट रिमशा आसिफ भी शरीक हुई। सेमिनार में डिजिटल मीडिया की अहमियत, किरदार और जिम्मेदारियों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तालिबात को इसके मौसर इस्तेमाल के हवाले से आगाह किया गया। मेहमान खुसूसी मिसेस फरहद मशहूद ने डिजिटल मीडिया की अहमियत पर रोशनी डाली। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आज की दुनिया में सर्वाइवल मुश्किल है। तो बच्चियों को यहाँ पे यही बताया गया कि डिफरेंट वेज और मीन्स किस तरह से होते हैं और हाउ कैन दे यूज़ दी सोशल मीडिया इन अ पॉजिटिव वे, जिससे वो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकती हैं बल्कि अपनी इनकम भी सप्लीमेंट कर सकती हैं। सेमिनार के दौरान डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन भी की गई, जबकि मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मुस्बत अंदाज में किया जाए ताकि माशरे में बेहतरी लाई जा सके। प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया इमरान ने ऐसे सेमिनार्स को निहायत मुफीद और वक्त की जरूरत करार दिया। सोशल मीडिया एक बहुत ही लीथल वेपन बन चुका है और इसका प्रॉपर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो मीडिया है वो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट्स हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि हमने डिजिटल मीडिया को किस तरह से रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है और किस तरह गलत खबरों को बगैर तस्दीक के आगे नहीं पोस्ट करना, और यही वो चीज़ें हैं जो कि आगे जाके हमारे माशरे को एक मजबूत बुनियाद फराहम करेंगी। सेमिनार के इख्तिताम पर तालिबात ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो डिजिटल मीडिया को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अपनी सलाहियतों को निखारेंगी बल्कि माशरे में मुस्बत किरदार भी अदा करेंगी। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान खादिम कंभो, सिटी 42।
यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के कैंप की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में आला ओहदेदारान, माहिरीन तालीम, तुलबा और खलाई साइंस से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने शिरकत की। UMT सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, वाइस रेक्टर डॉक्टर एजाज सीमा, वाइस प्रोवेस्ट डॉक्टर समिया शाहिद, DJ अहमद अब्दुल्ला और डीन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर आतिफ अलवी भी मौजूद थे। तकरीब में लाहौर एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी के सदर रोशान बुखारी ने भी खुसूसी शिरकत की और खलाई साइंस की अहमियत पर रोशनी डाली। मुकर्रीन का कहना था कि इस नए सेंटर के क़याम से तलबा को जदीद साइंसी तहकीक, फल्कियात और खलाई उलूम के मैदान में सीखने के मौक़े मुयस्सर आएंगे। UMT की इंशाल्लाह जो ऑब्जर्वेटरी बनेगी, हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ मौजूद है, हमारे पास वो इक्विपमेंट मौजूद है, जिससे आप यहाँ बैठे बैठे दूसरे सितारों के गिर्द जो सैयारे हैं जिनको एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, आप उनके लाइट कर्व की डेटा हासिल कर सकते हैं। विजन आपकी मैनेजमेंट ने सोचा कि यहाँ पे एक सेंटर फॉर स्पेस साइंसेस और एस्ट्रोनॉमी इस्टेब्लिश किया जाए और फ्यूचर की बात हो, फ्रंटियर की बात हो, स्पेस इज़ द न्यू फ्रंटियर, न्यू होराइजन। तो स्काई डीप कंपनी जो कि पाकिस्तान में ओनली ऑथराइज्ड डीलर है इस इक्विपमेंट के लिए, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के लिए। डायरेक्टर डॉक्टर आसिफ रजा ने कहा कि UMT हमेशा से जदीद तालीम और तहकीक के फरोग के लिए कोशा है। सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी इसी विजन की एक कड़ी है। We have the co-op program, we have the multidisciplinary minors and so many other things that we are doing. These opportunities are generally unheard elsewhere, and our students are fortunate to be getting these options. तकरीब के इख्तिताम पर माहिरीन फल्कियात की निगरानी में शुरका को जदीद आलात के जरिए सितारों सैयारों का मुशाहिदा भी करवाया गया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब ब्याद इकबाल का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात और तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब बेयाद इकबाल का इनेकाद किया गया। साबिक IG पुलिस जुल्फ़िकार अहमद चीमा अल्लामा इकबाल काउंसिल की तकरीब के मेज़बान थे। काउंसिल जनरल ईरान मेहरान मोहिद फर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। जुल्फ़िकार अहमद चीमा ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र और तालीमात पर रोशनी डाली। लोग उनसे आगे पूछते थे कि डॉक्टर साहब, मुसलमानों को ज़वाल की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी बीमारी जो मुसलमानों को लाहक है वो क्या है? तो अल्लामा ने उसकी तशखीस की और उसका इलाज भी बताया। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा मर्ज क्या है? वो है मरूबियत, गुलामाना सोच, एहसास कमतरी। और पूरे का पूरा कलाम इकबाल इस बीमारी से नजात हासिल करने के नुस्खों से भरा हुआ। सेक्रेटरी जनरल ओल्ड रावियन एसोसिएशन शहबाज शेख ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी को दोबारा से निसाब का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। बदकिस्मती है कि आज के ज़माने में हजरत अल्लामा की किसी किस्म की हमारे सिलेबस में कोई चीज़ नहीं, ख़त्म कर दी गई है। आज के बच्चों को पूछें कि अल्लामा कौन थे, कतन पता नहीं है। हालांकि पहले ज़माने में हर स्कूल के बच्चे में सुबह लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये पढ़ाया जाता था। सुबह सुबह आप जो हमारी असम्बली हुआ करती उसमें पढ़ा जाता था। सबको पता था कि हज़रत अल्लामा वो खालिक़ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तसव्वुर पेश करने वाले एक बहुत बड़े शायर थे। साबिक चीफ सेक्रेटरी आबिद सईद ने तरक्की याफ्ता मुआशरे की तश्कील में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुर खुदी को बुनियाद करार दिया। इकबाल का पैगाम जो है इसे नौजवान नस्ल तक पहुँचाने में बड़ी मदद मिलती है और मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल काउंसिल की ये जो काबिश है हमें सबको इसकी हौसला अफजाई है। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अल्लामा इकबाल की तालीमात को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएंगे, खुददार मुआशरे के क़याम में अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान खादिम कम्बो, सिटी 42। हॉस्पिटैलिटी के शोबे में अहम पेशरफ्त फ्लैटिस होटल, इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज और रिलायबल बिल्डर्स के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सियालकोट में जदीद रिहायशी मनसूबे के लिए शराकत दारी कायम कर ली गई।
फ्लैटीज होटल, इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज और रिलायबल बिल्डर्स के दरमियान MOU साइन कर लिया गया। ये शराकतदारी फ्लैटीज रेजिडेंसेज सियालकोट मंसूबे के लिए कायम की गई है। मुआहिदे पर CEO फ्लैटीज अरशाद बी अंजुम, रिलायबल बिल्डर्स के ओनर मोहम्मद अवैस और मलिक अब्दुल्ला रहमान ने दस्तखत किए। तकरीब में हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन के शोबे से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। अरशाद बी अंजुम का कहना था कि हमारी कोशिश है कि फ्लैटीज रेजिडेंसेज सियालकोट में आलमी मियार की हॉस्पिटैलिटी मुतारिफ करवाएं। ये शराकतदारी सर्विस स्टैंडर्ड्स को मजीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। CM साहबा का भी ख्वाब है कि ज़्यादा से ज़्यादा होटल पाकिस्तान में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। जिस कंट्री में जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतनी खुशहाली होगी, उतने ज़्यादा ज़र मुबादला आएगा। और अवैस साहब एक सियालकोट को एक गिफ्ट दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी इनके एक्सपेक्टेशन उतरे। ये वाहिद 4 to 5 स्टार लेवल का होटल होगा सियालकोट के अंदर और बिल्कुल सिटी हाउसिंग स्कीम के साथ है। बड़ी अच्छी लोकेशन है, 62 रूम्स हैं, 3 मीटिंग रूम्स हैं, एक हेल्थ क्लब है और एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है। रिलायबल बिल्डर्स के ओनर मोहम्मद अवैस का कहना था कि ये मंसूबा जदीद तर्ज तामीर और आला सहूलतों का इम्तजाज होगा। आज फ्लैटीज के साथ MOU साइन हो गया है, तो इंशाअल्लाह ताला हम सियालकोट को एक गिफ्ट देने जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द डिलीवर करें। और हम जो है अपना शुक्रिया अदा करते हैं जनाब रहील मुनीर साहब का, अरशाद साहब का, अली साहब का और रज़ा साहब का और ज़ीशान साहब का कि इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमें ये मौका दिया। और हम इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ये एक सियालकोट को गिफ्ट जो दिया है हमने इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। मलिक अब्दुल रहमान ने कहा कि शराकतदारी तवील अल मुद्दती बुनियादों पर कायम की गई है। सियालकोट में इसकी बहुत ज़रूरत थी और इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये मिल के ये काम करें सियालकोट के लिए। तो इंशाल्लाह हमारा कोशिश है कि हम जो टाइम दिया उससे पहले कंप्लीट करके इनको दें ताकि ये हमारे प्रोजेक्ट की कामयाबी हो। इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज की जानिब से बेहतरीन सर्विसेज और आला मेयार को बरकरार रखने की अज़म का मुजाहिरा किया गया। कहा गया कि ये मंसूबा मुस्तकबिल में एक नुमाया मुकाम हासिल करेगा। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशर रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।